चलिए स्टार्ट करते हैं। आज विक्टोरिया 7500 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले का जो है ना 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखिए, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसका जो है ना स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग जाके जाके सर्च कीजिएगा, आपको चैनल पे चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब सारा जो है प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। इसके पीछे वाला बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें NCERT पे आधारित प्रश्न दिया हुआ है। और सारा का अगर आपको PDF चाहिए 1 से लेकर 7 तक, और इसका भी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और इसका शाम में जो है ना 7 PM में टेस्ट होता है। सभी लोग शाम में 7 बजे टेस्ट दिया कीजिए। एक टेस्ट ग्रुप होगा और एक PDF ग्रुप होगा, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एक में शाम में टेस्ट होता है 7 बजे, और एक में जो है ना PDF जितने भी इस चैनल पे क्लास आता है सारा का PDF उसी पे डाला जाता है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आज कितना प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे? प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे 8 देखेंगे, ठीक है। आप लोग क्लास को पूरा देखेगा तभी जो है ना आपको क्वेश्चन सारा याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? कह रहा है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में क्या होगा बताइए। तो ए का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? नागसेन। क्या है? नागसेन। तो कह रहा है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो कौन है? मिलिंद पन्हो जो पाली भाषा ग्रंथ है राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में, तो नागसेन होगा। क्या होगा? नागसेन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे करा नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा। करा नीचे दिए गए विकल्पों से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन बताइए क्या है। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था बताइए। इसका संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव। याद रखिए गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिध्रुव था। कौन था? दंतिध्रुव था। और सातवाहन वंश का संस्थापक बोलेगा कौन था? सिमुख था। कौन था? सिमुख था। और सैयद वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? खरीज खान था। सबका जो है संस्थापक वंश का संस्थापक बारे में पूछ रहा था कि कौन सा वंश का संस्थापक कौन था। याद रखिएगा गढ़वाल वंश का बोले चंद्रदेव, राष्ट्रकूट का बोलेगा दंतिध्रुव, और सातवाहन का बोलेगा सिमुख, और सैयद वंश का बोलेगा तो खरीज खान था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। आए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का प्रकाश डालता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई डालता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कथनों में से कौन सा कथन जो है न सत्य है। कह रहा है कि पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसको मिलाते हैं कौन सही है। तो ये कह रहा है ना कि यह सुदूर जो पांड्य राज था यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। बिल्कुल क्या है? सही है। यह जो है यह जो पांड्य राज है यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। बिल्कुल सही है। और पांड्य राज का जो राजधानी था ना महाबलीपुरम था, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। यही क्या है? गलत है। और इसमें जो है इसका राजधानी जो था ना मदुरई था। कहाँ था? मदुरई। इसका राजधानी बोलेगा तो कहाँ था? मदुरई था। याद रखिएगा। और आगे कह रहा है कि इसमें पांड्य राज को जो है ना इसे मोतियों का देश कहा जाता है। बिल्कुल क्या है? सही है। और यहाँ का समाज जो है ना मातृ सत्तात्मक था पांड्य राज का। बिल्कुल क्या है? सही है। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 3, 4 क्या था? सही था। तो 1 और 3 और 4 क्या है? सही। यहाँ पे महाबलीपुरम की जगह ना मदुरई होगा, तब जाके क्या होगा? सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ज्यूसेपी मैत्सिनी। क्या है? ज्यूसेपी मैत्सिनी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर, तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। बताइए किसको दिया था? बताइए। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, संभाजी को दिया था। किसको दिया था? संभाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? बताइए। महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल से थे। किसे थे? गढ़वाल से थे। तो कह रहा महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो गढ़वाल वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? तो गढ़वाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? बताइए। कह रहा है मुगल प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र प्रशासन से। क्या होगा? राष्ट्र प्रशासन से। तो कह रहा है कि मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? तो राष्ट्र प्रशासन से था। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे?
करा निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? इस बताइए इसमें कौन कौन आयोग था? तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या था? 1, 2, 3। यहाँ पे होगा स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग, ये तीनों होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो करा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? तो गठित किया स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था, और लॉयल आयोग का भी गठन हुआ था, और मैकडोनाल्ड आयोग का भी गठन हुआ था। तीनों क्या है? सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? 10 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, मुकुंद राव पाटिल। कौन है? मुकुंद राव पाटिल। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पे किया गया था? बताइए, बॉयज एसोसिएशन का जो गठन है बिहार के किस स्थान पे किया गया था? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में किया गया था। कहाँ किया गया था? दरभंगा में किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए, कह रहा बिहार कौमी सेवक दल का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? बताइए, कह रहा इनमें से किस गवर्नर जनरल को जो है ना मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ब्लेजली को। क्या है? लॉर्ड ब्लेजली को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? बताइए, कह रहा है लॉर्ड लिटन के समय जो है ना, लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो भाई इसमें जो है ना सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना पड़ा। ये बिल्कुल सही है। क्या है? लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और अकाल आयोग का गठन जो हुआ था लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ था, और बर्मा पेस एक्ट जो हुआ था ना ये लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ था। लेकिन सती प्रथा का अंत जो है ये लॉर्ड लिटन के समय नहीं हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। क्या होता? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। तो कहा है कि लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो सती प्रथा का अंत नहीं है, सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। इसमें सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना पड़ा, ये लॉर्ड लिटन का समय का हुआ था। अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, और बर्नाक्युलर पेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। ये सही, ए बी सी क्या है? बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान जो है ना था? बताइए, कह रहा है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। कह रहा निम्नलिखित में से जो है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है? देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने के वाला प्रस्ताव है। बिल्कुल क्या है? सही है। तो विश्वास प्रस्ताव होता है ना, वो मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए वाला प्रस्ताव होता है, बिल्कुल सही है। और विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, बिल्कुल क्या है? गलत है। विश्वास नहीं होगा, अविश्वास होगा। क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव होगा, ठीक है। यहाँ पे अब होगा, यहाँ पे विश्वास नहीं होगा, क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तब क्या होगा? सही होगा। विश्वास का क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव होगा। और आगे कह रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। तो 1 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 और 3 क्या है? सही है। यहाँ पे 2 क्या है? गलत है। विश्वास प्रस्ताव की जगह क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव होगा। क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तब क्या होगा? सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है किस स्थिति में बंदी प्रथितीकरण रीट जारी किया जाता है? बताइए, कह रहा है किस स्थिति में बंदी प्रथितीकरण रीट को जारी किया जाता है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्या है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? बताइए, कह रहा है भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है, संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है योजना किस सूची का विषय? बताइए, योजना जो है किस सूची का विषय है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समर्थित सूची का विषय। क्या है? समर्थित सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की समेकित निधि से व्यय करने के व्यय जो है ना किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? बताइए, क्या होगा? कह रहा है कि भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा। क्या है? संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोक सेवा आयोग से व्यय से संबंधित है?
तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 322 है। क्या अनुच्छेद 322 है? आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जो है ना, कृषि पद्धति का सही क्रम है, बताइए क्या होगा? बताइए आप लोग क्या होगा? इसको पढ़िए, ऑप्शन को बताइए, सोचिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जो है पद्धतियों का सही क्रम होगा? तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई करना, उसको सिंचाई करना, फिर क्या होता है? कटाई होता है। पहले मिट्टी तैयार होता है, फिर क्या होता है? बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर क्या होता है? बाद में कटाई होता है। ठीक है, ये बिल्कुल 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे क्वेश्चन रहिए 23 पे कह रहा है कि तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, बताइए। तातीपाका जो है तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रीप के पास स्थित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित सागरों में से कौन सा जो है गाजा स्ट्रीप के पास स्थित है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर है। कौन है? भूमध्य सागर। आगे क्वेश्चन रहिए 25 पे कह रहा है कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। कह रहा है राज्यों के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, बताइए कौन सा होगा? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल के बाद क्या? केरल होगा, फिर मिजोरम होगा, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है। क्या क्या है? केरल, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा। ये सही जो है ना साक्षरता में क्रम में है। ठीक है, साक्षरता में याद रखिएगा 2011 के अनुसार याद रखिएगा। ठीक है, केरल होगा, मिजोरम होगा, गोवा होगा, त्रिपुरा होगा। आगे क्वेश्चन रहिए 26 पे कह रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समयावधि टी के बीच संबंध होता है, बताइए। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समयावधि टी के बीच संबंध होता है। तो 26 का जो सही उत्तर होगा क्या, बताइए। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भी बराबर आई वन बटा भी बराबर क्या होता है? 1/t होता है। भी बराबर क्या होता है? 1/t होता है। आगे क्वेश्चन 27 पे कर रहा है घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है, बताइए। घर्षण बल जो होता है निम्न में से किस पे काम करता है, किस पे कार्य करता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। बल की दिशा के विपरीत काम करता है। तो कह रहा है घर्षण बल किस पर कार्य करता है? तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है नकारात्मक त्वरण। कह रहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है, बताइए। नकारात्मक त्वरण जो होता है किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेग के विपरीत होता है। क्या होता है? बेग के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विक्रिया करता है, बताइए किससे। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विक्रिया करता है किसके साथ? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिका डाइऑक्साइड के साथ करता है। किसके साथ करता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ करता है। आगे क्वेश्चन हमारी 30 पे कह रहा है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, बताइए। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसेल व लुईस ने किया था। कौन किया था? कोसेल व लुईस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से विक्रिया नहीं करती, बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन नहीं करता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा नहीं करता है लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम और क्या है? कैल्शियम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो लोहा नहीं करता है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट इसका सूत्र क्या होता है? Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो Na2S2O3 होता है। कह रहा है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। अतिरिक्त AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। आइए क्वेश्चन रही 33 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी जो है ना वायरल संक्रमण के द्वारा होता है, बताइए कौन होता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जुकाम होता है। क्या होता है? वायरल संक्रमण से जो है ना जुकाम होता है। बाकी मलेरिया, टाइफाइड, हैजा क्या होता है? तो जीवाणु होता है। किससे होता है? जीवाणु होता है। आगे क्वेश्चन 34 पे कह रहा है निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। कह रहा है निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसको मिलाते हैं। कह रहा है इसमें नेत्र लेंस की मोटाई से बढ़ जाती है, बिल्कुल क्या है? सही है। इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, बिल्कुल क्या है? गलत है।
रेटिना पर बनता है लेकिन यहाँ आगे बनता है, क्या बनता है, आगे बनता है, ठीक है, थोड़ा आगे बनता है, तब क्या होगा, सही होगा। बिल्कुल रेटिना पर नहीं बनता, आगे बनता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष में जो है ना नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। और निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो ए, सी और डी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यूकैरियोटिक में जो रितिका उपस्थित नहीं होता है, बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ पे उपस्थित होता है, यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए क्या है, गलत है। और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल क्या है, सही है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रियम होता है, बिल्कुल सही है। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है ना 80 प्रकार का राइबोसोम होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यूकैरियोटिक कोशिका में रितिका उपस्थित होता है, ना कि नहीं होता है, तब क्या है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन 36 पे करनिन में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, बताइए। करनिन में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का है। किसका है, प्रोटीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करनिन में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, बताइए। करनिन में से कौन सा घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज घोल नहीं है, लेकिन एस्टिक घोल विद्युत का चालक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल है। तो करनिन में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो ग्लूकोज घोल नहीं है, एस्टिक घोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल है, ये तीनों है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 38 पे करनिन में से कौन बढ़ते भूर्ण के लिए पोषक उत्तक कार्य करता है, बताइए। करनिन में से कौन जो है बढ़ते भूर्ण के लिए पोषक उत्तक कार्य करता है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म है। क्या, एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए सरल इलाज क्या है, बताइए। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए सरल इलाज क्या है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स है। क्या, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट कह रहा है कि मॉर्फिन इनमें से किससे प्राप्त होता है, बताइए। मॉर्फिन जो इनमें से किससे प्राप्त होता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव होगा, क्या होगा, बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा। कह रहा है द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन 43 पे कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल नीचे जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। पारिस्थितिकी जो है मतलब पारिस्थितिकी निकेत बोल रहा है कि मतलब इकोलॉजिकल नीचे जो है किससे संबंधित है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से है। तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकेत जो है ना किससे संबंधित है। तो पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविकीय घटक है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविकीय घटक है। तो 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सेलीय नमक है। क्या है, सेलीय नमक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आसियान के सदस्य देश है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह जो आसियान के सदस्य जो है ना देश है, बताइए क्या होगा। तो पहले याद रखिएगा ना कि आसियान का स्थापना कब हुआ था। आसियान का जो स्थापना हुआ था ना 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और आसियान में वर्तमान में जो है 11 देश है, याद रखिए। कभी कहीं कहीं अपने 10 भी देता है, लेकिन वर्तमान में 11 देश है। और इसमें बोल रहा है आसियान का सदस्य जो देश कौन कौन है। तो इसमें जो है ना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लाओस है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, ठीक है। इस ऑप्शन में क्या है, तो लाओस है और कंबोडिया ब्रुनेई है। और यहाँ पे पूछेगा आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। क्या होता है आसियान का फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, याद रखिएगा। और इसका स्थापना बोलेगा तो 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि कलमकारी पेंटिंग, कह रहा है कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है, बताइए क्या सही है। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में कौन सही है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को जो है ना कलमकारी पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में कौन सही है। तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहते हैं, कलमकारी पेंटिंग कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर
47 पे देखिए, इसमें क्या कर रहा है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 दिया, सूची 2 दिया हुआ है। एक में सूची 1 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है, और दूसरा में क्या है, तो राज्य दिया हुआ है। कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कौन सा राज्य में स्थित है, देखिए इसको मिलाते हैं। पहला है क्या है, सिमलीपाल है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ है सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में, सबको पता है। और दिहांग दिबांग बोलेगा तो कहाँ है, दिहांग दिबांग बोलेगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। और नोकरेक बोलेगा तो कहाँ है, नोकरेक बोलेगा तो मेघालय में। कहाँ है, मेघालय में। नोकरेक बोलेगा तो मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट बोलेगा तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, कोल्ड डेजर्ट बोलेगा हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। सिमलीपाल बोलेगा उड़ीसा में, दिहांग दिबांग बोलेगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नोकरेक बोलेगा तो मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन 48 पे कह रहा है कि किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का जो है ना आधार ग्रंथ माना जाता है, बताइए। कह रहा है किस ग्रंथ को जो है ना तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ मानते हैं, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुकल्लूर। क्या है, त्रिकरकुरल होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है, तो त्रिककुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय जो है ना कहाँ है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ, अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब प्रारंभ किया गया था, बताइए। कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में प्रारंभ किया गया था। कब किया था, 2019 में प्रारंभ किया गया था। तो ये सेट नंबर था 8, सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बाकी इसके पीछे जो है सेट नंबर 7 तक जो कंप्लीट करवाएं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अंत समय में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है ना आपको फायदा करेगा। जिनका भी पेपर का एग्जाम है, जितनी भी क्लास अभी आ रहा है ना, सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन किया कीजिए। और जितना पीछे करवाए हैं सारा क्लास को भी रिवीजन कीजिए, तभी जो है ना आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। और बाकी जो है इसका अगर PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस क्लास का PDF वहाँ पे मिल जाएगा। और शाम में 7 PM में जो है ना सभी लोग टेस्ट जरूर दिया कीजिए। शाम में 7 PM में टेस्ट होगा, तो इसी सेट का टेस्ट होता है, ठीक है। तो शाम में मतलब एक ग्रुप होगा, मतलब टेस्ट ग्रुप का होगा, एक PDF ग्रुप का हो, दोनों लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारा PDF और टेस्ट ग्रुप मिल जाएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।